हेडिंग डाल लो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, फिर रेजिस्टेंस एंड देन सेल। तो पावर आपको पता है, बताया था ना व्हाट इज पावर बेटा, जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे। तो पावर क्या होती है? कैमरा ऑन कर लो यार तुम लोग भी, अमरजीत एंड गुरमान्नत। अब तो दिन है, अब तो अंधेरे वाला भी चक्कर नहीं है, अब तो दोपहर हो रही है। हाँ, कर लो। हाँ, गुरमान्नत आप भी कैमरा ऑन कर लो बेटा। चलो, पावर, रेजिस्टेंस एंड सेल। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है बेटा? एनर्जी या वर्क पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर मिलता है, यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, है ना। पावर होता है ना, बताया था आपको केटीएम का एग्जांपल और स्प्लेंडर का एग्जांपल कि कौन से का इंजन ज़्यादा पावरफुल है। तो आपने बताया था सर जो ज़्यादा एनर्जी आउटपुट कर दे गिवन टाइम में वो ज़्यादा पावरफुल है, या फिर जो वर्क आउटपुट ज़्यादा कर दे वो ज़्यादा पावरफुल है, राइट। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर में भी यही आएगा कि जहाँ पे रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा तो हम बोलेंगे कि मोर पावर इज बीइंग यूटिलाइज्ड। फिर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो अभी डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, कारण क्या है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का कारण है रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मटेरियल। इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं आयंस के साथ, एटम्स के साथ, है ना। तो इसलिए हमारे को रेजिस्टेंस मिलता है। हिंड्रेंस इनटू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं थ्रू कंडक्टर तो उनको मूव करने में दिक्कत होती है, दैट्स व्हाई वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। अब सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? क्या होता है ये? सोर्स ऑफ, It's a device that converts chemical energy into electrical energy. हाँ, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक एनर्जी का, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। एनर्जी का। ठीक है, सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक गिवन फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा और उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। और जनरली ये क्या होता है बेटा, जनरली केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, आपने सेल देखे हैं, सबने देखे हैं, निप्पो का ठीक सेल है। आता है, ड्यूरा सेल का आता है, घड़ी का आता है सेल, रिमोट का आता है ना। तो ऐसे बहुत सारे, रेडियो का सेल होता है। तो दोज आर द सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन तीनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इनके बीच का रिलेशन एंड फॉर्मूला। फिर रजिस्टर्स, हमने डिस्कस रेजिस्टेंस तो कर लिया कि रेजिस्टेंस का रीज़न क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेकिन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वी विल बी लुकिंग एट। और थर्ड थिंग है सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस, कि एक सेल होगा, सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा तो दो नई प्रॉपर्टीज़ का जन्म होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, और दूसरा पोटेंशियल, है ना, सेल पोटेंशियल। तो वो हम डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री में भी आएगा ये टॉपिक, आपका आ गया होगा या आएगा, 11th में शायद आता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन सा कहाँ पे है, 11th में कि 12th में? 12th में हो गया। 12th में, है ना। तो अभी पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने वो। तो कर इलेक्ट्रोकेमिकल लिया सेल्स में था। आप बहुत पढ़ लिया। हम्म। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे एनोड कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनायन कैटाइंस क्या होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ते हैं डिटेल में। बट यहाँ पे हम उसके आउटपुट पे खाली फोकस करेंगे कि ईएमएफ क्या होता है एंड वोल्टेज क्या होती है। ठीक, चलो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का। तो बेटा देखो, ये वायर है, सेम वायर, इस पे वी ए एंड वी बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो ए वाला एंड है इसका, उस पे जो पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है, वी ए। पोटेंशियल एट बी वाला एंड वी बी, तो वी ए आपका बड़ा है और वी बी छोटा है। क्यों, कैसे पता चल रहा है हमें वी ए बड़ा है और वी बी छोटा है? क्योंकि आपके हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाइयर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो हमें डायरेक्शन दिख रही है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पे मूव करता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
जी और जी डायरेक्शन ऑफ करंट से भी मुझे पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, राइट। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वी बोलते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कल बताया था ना, ओम्स लॉ में क्या था, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वहां पे वी जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये वो वाला वी है जो वी आया आपका डेल्टा, डेल्टा वी या वी लिख देते हैं इसको, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, टाइम। चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने रख दिया डेल्टा क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। क्यों किया बेटा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, तो ये मिल गया। फिर मैंने लिखा कि यार पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी। तो ये अभी लिखा था ना कि वी ए माइनस वी बी इज वी, तो वी से रिप्लेस कर दिया और फिर मुझे एनर्जी का जो मिला वैल्यू वो मिला माइनस आई वी डेल्टा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आएगी आई वी इंटू डेल्टा टी या वी आई डेल्टा टी, ठीक है। अगर आपका चार्जेस विदाउट कोलिजन्स मूव कर जाएं, दोनों चार्जेस बिना किसी कोलिजन के मूव करेंगे, तो डेल्टा पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रहेगा वही काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी रहेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल केस होगा, अगर कभी समझ में आए, कभी क्वेश्चन दिखे तो ये कर देना कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि कुछ भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस था वो जीरो रहेगा। जो जितना बाहर से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में यूज हो जाएगी, यानी कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इतना हमें समझ आ गया, थोड़े थोड़े बेसिक रिलेशंस हमें समझ आए, और फाइनली लिखेंगे फिर हम कि वर्क, ठीक है। लेकिन चार्ज जो होते हैं, अगर चार्ज मूव करता है तो क्या करता है, कोलाइड करता है आयंस के साथ या एटम्स के साथ ड्यूरिंग द ट्रांजिट, है ना। तो और हमें इसका एज ए रिजल्ट मिलता है स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, हमें एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। अब मूव करने में क्या होगा, वर्क डन होगा, है ना। चार्जेस को मूव करने के लिए वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या आएगा, आई वी डेल्टा टी, है ना, ये आएगा आई वी डेल्टा टी। वर्क डन इज इनवर्स ऑफ या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, माइनस आई वी डेल्टा टी, वर्क डन उसका नेगेटिव हो जाएगा आई वी डेल्टा टी। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी किया तो मुझे पावर का जो फॉर्मूला है वो मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब ये कि पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वी आई, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी एंड आई इज द करंट, ठीक है। अमरजीत अंदर बैठ जाओ, धूप में मत बैठो बेटा, है ना, अंधेरा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर लो कैमरा, पढ़ लो बस। तो V इज इक्वल टू आई वी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये नोट डाउन करो कि पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू आई वी, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी एंड I इज द करंट इन द सर्किट, ठीक है। अब मुझे ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं V को रिप्लेस करके आई आर लिख दूंगा तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, पावर विल बी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। तो आपने ओम्स लॉ को यूज करके दो अलग फॉर्मूले और लिख लिए पावर के लिए। तो पावर इज इक्वल टू वी आई, ऑल्सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ऑल्सो इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों फॉर्मूला लिख लो पावर के लिए। पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है बेटा। अब ये जो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब बेटा आपने देखा है कि जब भी चार्जेस मूव करेंगे थ्रू अ कंडक्टर तो वो रेजिस्टेंस फेस करेंगे, और ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस हमें क्या मिलता है, ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस हमें पावर लॉस मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट। वायर गर्म हो जाती है ना, कूलर का मोटर चलता है तो मोटर गर्म हो जाता है, बल्ब जलता है तो बल्ब भी गर्म हो जाता है, फैन का मोटर चलता है तो फैन भी गर्म हो जाता है। तो वो हीटिंग क्यों हुई, दैट इज ड्यू टू पावर लॉस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। और वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर लॉस क्यों होता है बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द वायर फेसिस
रेजिस्टेंस, उनको कोलिजन होता है अंदर, तो उससे क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और वेस्टेड एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो आपको हीट के फॉर्म में नजर आता है। लैपटॉप चलता है, लैपटॉप भी गर्म हो जाता है, फोन चलता है, फोन भी गर्म हो जाता है, फोन का चार्जर चलता है, चार्जर भी गर्म हो जाता है। वाई इट इज हीटिंग? बिकॉज ऑफ द पावर लॉसेस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। और उसका रीजन क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या फिर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, अब देखो आपके घर पे बिजली कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से। ठीक है बेटा, पावर स्टेशन से आपके घर पे बिजली आती है, तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं। एक बोल दिया नंबर 1 डिवाइस, ये नंबर 2 डिवाइस, और बहुत सारी वायर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ एक चीज कि इस पावर को मुझे कम करना है, पावर लॉस को, पावर लॉस इन द वायर मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? रजिस्टेंस ज्यादा। करंट को कम कर दूं। अगर मैं करंट को कम कर दूं तो क्या, देखो रेजिस्टेंस तो एक वायर, गिवन वायर का फिक्स ही रहेगा भाई। मान लो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पोल पे वायर जा रही है, तो मैं इस वायर को हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस तो आई कैन नॉट चेंज, है ना भाई। वायर है, कॉपर की है, एल्यूमिनियम की, जो भी होगी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो आई कैन नॉट प्ले अराउंड विद द रेजिस्टेंस, बट पावर लॉस को कम करने के लिए कैन आई रिड्यूस द करंट इन द वायर, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। करंट की थोड़ी भी वैल्यू बढ़ेगी तो पावर लॉसेस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन वायर में करंट को रिड्यूस कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। द रेजिस्टेंस आई कैन नॉट चेंज, बट आई कैन रिड्यूस द करंट। और करंट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, करंट को रिड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, करंट को रिड्यूस करना है तो क्या करूं, वोल्टेज कम कर देंगे। वोल्टेज को डिक्रीज। वोल्टेज डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, वोल्टेज को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज कम करने से क्या होगा, करंट भी कम हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज कम करने से क्या पावर ट्रांसमिशन भी कम हो जाएगा बेटा? इधर देखो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, है ना। यस पावर सर। जो आपको ट्रांसमिट करनी है वो भी तो कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग इसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं। यानी कि आपको पता है कि जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने वोल्टेज की आती है, 220 240। 220 240 वोल्ट के आसपास। ठीक है, 220 वोल्ट। लेकिन जो ट्रांसफार्मर से पहले वायर लगे रहते हैं उनके अंदर कितनी वोल्टेज रहती है, ज्यादा होगी। 11,000 वोल्ट्स, है ना। जनरली 11,000 वोल्ट्स होता है। जो आपके घर के पास ट्रांसफार्मर लगा है उसमें जो ऊपर वायर लगे हुए हैं उन पे जो वोल्टेज है वो 11,000 वोल्ट्स है। फिर नीचे आता है, फ्यूजेस लगे रहते हैं, और फिर आपके घर पे जो वायर आती है उसके अलग तार होते हैं, दे आर 220 वोल्ट्स, है ना। तो 220 वोल्ट्स आई घर से लेके आपके ट्रांसफार्मर से लेके आपके घर तक, लेकिन उससे पहले जो वोल्टेज है वो 11,000 वोल्ट्स है, 11,000 वोल्ट। ऐसा क्यों किया, टू रिड्यूस द पावर लॉसेस, टू रिड्यूस द पावर लॉसेस। भाई जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी किसी सर्किट में, करंट कम हो जाएगा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ पावर। सर करंट कहाँ कम होगा सर, बढ़ेगा ना करंट। करंट घटेगा। करंट कैसे घटेगा, देखो अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो क्या होगा, इस फॉर्मूला को देख रहे हो, अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा। करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी बेसिकली। लेकिन पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या था बेटा, जो बेसिक फॉर्मूला हमने डिराइव किया, पावर इज इक्वल टू वी वी आई। आई। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को देखो, अगर आप, कि मैं बोलता हूँ यार मेरे को 1 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करनी है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉट में होता है ना। तो 1 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करनी है। ठीक है, और यस मुझे सर। करंट चाहिए सर्किट में कम। क्यों कम चाहिए, क्योंकि पावर लॉस का जो फॉर्मूला है वो है आई स्क्वायर आर, दिस इज पावर लॉस। और ये जो पावर है, ये जो आपको रेड कलर में लिखा है, ये पावर ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड पावर, यानी कि पावर प्लांट से चल के आपके घर तक आने वाली पावर एनर्जी। तो मुझे ट्रांसमिट तो करना ही है ना, जितना आप लोग एनर्जी कंज्यूम करोगे वो आपके घर तक पहुंचानी है। बट उसको पहुंचाने के लिए मुझे मिनिमम लॉसेस चाहिए। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, आई को कम करना पड़ेगा। और आई को कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल इंक्रीज द वोल्टेज। मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ। वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड पावर, करंट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और करंट के घटते ही आपको पता है कि पावर लॉस जो है
वो घट जाएगा। ठीक है, तो जब हाई हाई उस पे जाता है वोल्टेज पे, जब भी आपकी पावर ट्रांसमिट होगी, तो इन बिटवीन जो पावर लॉसेस होंगे I²R, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। हीट नहीं करेंगी वायर इतनी ज़्यादा। अगर 220 वोल्ट पे अगर आपकी वहाँ से पावर को भेजा जाए 220 वोल्ट्स पे, तो क्या होगा कि बहुत सारी एनर्जी तो रास्ते में ही वेस्ट हो जाएगी हीटिंग की वजह से। तो इसलिए आपको हाई एनर्जी या हाई क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज पे आपको पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है। और इसीलिए हमें क्या लगते हैं, दो डिवाइसेस लगते हैं। पहला जो नंबर 1 है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसके बारे में जिक्र करेंगे बाद में जब हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है, वैसे टॉपिक से डिलीट हो गया, बस नाम सुन लो। स्टेप अप ये क्या करता है कि मान लो पावर प्लांट ने 440 वोल्ट्स पे पावर जनरेट करी, तो उसको उसकी वोल्टेज बढ़ा देगा, आउटपुट पे 11,000 या 72,000 आउटपुट कर देगा। और जो आपके घर के पास लगा है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो आपका फोन का चार्जर है या लैपटॉप का चार्जर है, वो भी क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है। क्यों, कैसे पता बेटा, क्योंकि 220 वोल्ट को कितने में कन्वर्ट कर देता है, 5 वोल्ट्स में, तो स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या होगा कि फॉर मिनिमम लॉसेस, कम लॉस चाहिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, हम क्या करते हैं वोल्टेजेस को हाई रखते हैं, ताकि आपका करंट की वैल्यू सर्किट में कम रहे। और करंट कम रहेगा तो लॉसेज इन द पावर जो कि I²R है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम छेड़ नहीं सकते, करंट आपका कम हो जाएगा तो पावर लॉसेज भी कम हो जाएंगे। ठीक है, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। पावर का समझ आया कि पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क पर यूनिट टाइम, और यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। फिर हमें पता है कि रजिस्टर्स कुछ होते हैं, बट रजिस्टर्स अगर एक से ज़्यादा होंगे किसी सर्किट में, तो उनका कम्बिनेशन या तो सीरीज कम्बिनेशन हो सकता है या फिर पैरेलल कम्बिनेशन हो सकता है। एक बार दोनों को देखेंगे कैसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो दिस इज द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि बहुत सारे रजिस्टेंस है R1 R2 R3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मतलब क्या हो गया, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। वन को कनेक्ट, वन जैसे ही खत्म हुआ उसके दूसरे एक एंड पे टू को जोड़ दिया, टू जैसे ही खत्म हुआ उसके दूसरे एंड पे थ्री को जोड़ दिया। तो दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है बेटा, और इस सीरीज कम्बिनेशन के अक्रॉस में क्या लगा देता हूँ, एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये बैटरी आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो मैं अगर बोलता हूँ कि बैटरी इज प्रोवाइडिंग 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें क्या होगा कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। क्योंकि बैटरी ने 10 दिया, तो यहाँ पे एक एंड पे 10 वोल्ट था, दूसरे पे 0 वोल्ट है, तो इन तीनों में ड्रॉप कितना हो गया, इन तीनों के कम्बिनेशन में ड्रॉप जो हुआ वो हुआ 10 वोल्ट्स का, है ना, ड्रॉप हो गया 10 वोल्ट्स का। अब R1 R2 R3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स इज 10 वोल्ट। और करंट इन द सर्किट क्या सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा हर रजिस्टर से, एक रहेगा। सेम रहेगा। देखो क्यों बेटा, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से चलकर मूव करते हुए सर्किट से जाएंगे वो तो फिक्स वैल्यू रहेगी ना भाई, जितने आपके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेंगे उतने ही हर एक रजिस्टर से मूव करेंगे, उनको और कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा है। तो दैट मीन्स करंट विल रिमेन सेम इन ऑल द थ्री रजिस्टेंसेज, R1 R2 R3 जितने भी रजिस्टर्स हैं इनमें करंट रहेगा सेम। और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ते हैं तो R1 R2 R3 वैल्यू थी, अगर आपको नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, सभी को क्या कर दो, सिंपली ऐड देम, है ना, ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस और ऐड ऑल द वैल्यूज। तो R1 R2 R3 थे सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्यू टू ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स इज कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब कैसे निकाला बेटा, ये हमें पता था V इज इक्वल टू आई आर, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इधर से स्टार्ट किया,
V1 पोटेंशियल ड्रॉप इन रजिस्टर 1 वो कितना होगा, करंट इंटू आर, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस नंबर 1 इज करंट इंटू रेजिस्टेंस R1। क्यों? क्योंकि करंट तो सेम है सभी में, और R1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा R1 में। सिमिलरली V2 ड्रॉप जो होगा वो R2 में होगा, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, I इंटू R2। और सिमिलरली V3 के लिए कर सकते हो। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसका मतलब क्या हुआ, V इज ऑल्सो इक्वल टू करंट इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, फर्दर सिंप्लीफाई करके वी विल गेट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय I एंड दैट कम्स अप एज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, नंबर 1। नंबर 2, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल। तीनों में ही रेजिस्टेंस, ये तीनों R1 R2 3 इनके थ्रू करंट सेम रहेगा, क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे सर्किट में वो थ्रू आउट फिक्स ही रहेगा भाई, जितने एंटर करके उतने ही हर एक R1 से मूव R3 से मूव करके फिर R2 से फिर R1 से मूव करके वापस पॉजिटिव टर्मिनल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और इनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करना पड़ेगा, हमें ओम्स लॉ से हमने अभी डिराइव कर लिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख लो बेटा ये वाला, R इक्विवेलेंट in series combination of resistances is R1 plus R2 plus R3। ठीक है, they will simply be added together। लिख लिया गुरमन्नत, गौरव, अमरजीत? यस सर, लिख लिया। गौरव, गुरमन्नत? गुरमन्नत लिख लिया बेटा आपने? गुरमन्नत क्लास में हो? गौरव आप हो? यस सर। फॉर्मूला लिख लिया? लिख लिया सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, जो फॉर्मूला अभी लिखा उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितना होगा? 12 ओम। सबको ऐड कर दें, है ना, क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था, तो सबको ऐड करने से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर इज R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 12 ओम्स। चलो अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ठीक है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि रजिस्टर्स को ऐसे जोड़ दिया गया, रजिस्टर का सभी एक एंड एक साथ जोड़ दिए, दूसरे एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर बैटरी लगाई जाए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, तो मुझे बताओ कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई R1 के अक्रॉस। R1 जो है रेजिस्टेंस, इसके पॉइंट ए पे इधर फोकस करते हैं। अगर मैं पोटेंशियल बोल दूं कि 5 वोल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है बैटरी, ठीक है, तो बेटा इस इधर 5 वोल्ट होगा, तो ये वायर ही है तो इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट ही होगा। और लेफ्ट वाली साइड से 0 वोल्टेज मिल रहा है, तो इसके इस पॉइंट पे भी कितना होगा, 0 वोल्ट। सिमिलरली नीचे वाले रजिस्टर के भी लिए भी यही होंगी वैल्यूज, इधर 5 वोल्ट और इस पॉइंट पे 0 वोल्ट। तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू एवरी रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, जो कि बैटरी दे रहा है पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है, अब देखो करंट के लिए बात करें भाई, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ से करंट आई गया, यहाँ भी आई, तो क्या ये करंट जब आगे बढ़ेगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा दो टुकड़ों में भाई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं आधे एक तरफ चले जाएंगे, कुछ एक तरफ चले जाएंगे, बचे हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो करंट क्या दोनों के थ्रू सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग 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 होगा। वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, R1 एंड R2 पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इधर करंट I1 है और नीचे I2 है, तो I1 और I2 का सम जो है
वो टोटल करंट I के बराबर आएगा, है ना, अच्छा। क्योंकि भाई टोटल वाला ही तो दो अलग अलग टुकड़ों में बट गया, इलेक्ट्रॉन्स आए थे, कुछ एक तरफ चले गए कुछ दूसरे तरफ, तो उन सबको ऐड करें, जो एक तरफ गए और दूसरे तरफ दोनों सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें तो आपको जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स जितने चले थे वो मिल जाएंगे। तो Yes. टोटल करंट के बराबर क्या आ जाएगा, एंड यू विल बी एडिंग द करंट्स टुगेदर इन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो वो आपका आ जाएगा टोटल करंट इन द सर्किट के बराबर। ठीक है, फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू I1 R1 एंड V इज इक्वल टू I2 R2। ऐसे V क्यों आया सेम, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम था, तो इसलिए हमने इसको V रख दिया, इसको भी V रख दिया, और I1 R1 I2 R2। फिर आगे किया भाई, इक्वेशन यूज करी कि टोटल करंट इज इक्वल टू करंट इन द इंडिविजुअल सर्किट का समेशन, फिर I1 को लिख दिया V अपॉन R1, I2 को लिख दिया V अपॉन R2। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिखी, फिर V को कॉमन ले लिया और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, फिर मिलेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसका फॉर्मूला ये आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ओम्स लॉ को दोबारा लगाया और R इक्विवेलेंट रखा, तो R इक्विवेलेंट मुझे कैसे मिलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसे बहुत सारे होंगे तो सबको ऐसे कर दो, 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सभी पैरेलल ही जुड़े हुए हैं ना। तो ये फॉर्मूला लिख लो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये दो रेजिस्टेंसेस लगे हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही कहलाता है R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लिया, अब करो ये क्वेश्चन। अच्छा, ये 2 और मोर के लिए फॉर्मूला है, तो सेम ही है, तो बता दिया मैंने आपको, क्वेश्चन नीचे है इससे, ये है क्वेश्चन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और जो फिगर फॉलो करोगे वो ये है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो एक क्वेश्चन मैं ही दे देता हूँ पहले, उसको फॉलो करने से पहले एक बैटरी जो है कनेक्ट की बेटा मैंने, बैटरी का पोटेंशियल मान लो V है, ये 3 अलग अलग टुकड़ों में बट गया करंट जो था इसमें से जो आया, Yes. और 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस का ऐसा सिंबल क्यों होता है बेटा, ये जिगजैग लाइन, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसे दिखाते हैं कि बहुत लेंथी वायर है या फिर कोई मटेरियल है जो एक्स्ट्रा लेंथ कैरी कर रहा है। लेंथ का मतलब ऐसे था ना कि R इज इक्वल टू रो एल बाई, तो लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इन जनरल रेजिस्टेंस को ऐसे इसलिए ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बोला भाई पहले का रेजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरे का 2 ओम और तीसरे का 3 ओम। अब मुझे R इक्विवेलेंट बता दो, व्हाट इज द R इक्विवेलेंट इन द सर्किट बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो पॉइंट A रहा और पॉइंट B ये रहा, पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। फॉर्मूला जो था वो ये था कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, और ऐसे चलते जाओ इन्फिनिटी तक जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं। यहाँ पे 3 है तो खाली 3 के लिए यूज़ कर लो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इतना ही यूज़ कर लो इस फॉर्मूले को। सर 11 अपॉन 6 ओम। 11 अपॉन 6 ओम 6 दोनों अपॉन तरफ जा 11 गया। ओम। 6 अपॉन 11 ओम। 6 अपॉन 11, चलो देखो क्या करेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन R1 क्या है, R1 मान लो मैंने ये बोल दिया, ये One. R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 इज 1, R2 इज 2 और R3 इज 3। तो इनका LCM लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 6, 6 और 6 को 1 से करेंगे तो 6, ये 3 और ये 2, तो ये आपका आया कितना
11/6। तो ये इसकी किसकी वैल्यू 1/R इक्विवेलेंट की। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आया फिर 6/11 6/11 6/11 ओम। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये आ गया पैरेलल का कैलकुलेट कर लिया, सीरीज का। बट कई बार ना कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होंगे और कुछ होंगे सीरीज में। तो उसका एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो आप। ये सर्किट है, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहला स्टेप रहेगा, जो सीरीज वाले हैं उनका इकट्ठा करके एक वैल्यू निकाल लो, और फिर बचा हुआ जो है जो पैरेलल में उनको एक साथ कर लो सॉल्व। सर 20 ओम 20 ओम कैसे आ जाएगा। करो सोल्व करो। 20 आ रहा है क्या। यस सर पहले 30 और 30 को सीरीज में करेंगे तो कितना आएगा इनका 60 ओम 60 आ जाएगा। और 60 और 20 को पैरेलल में करेंगे तो भाई 30 और 30 को किया तो इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। ठीक है, यस सर ये दो 30 वालों को रिमूव करके आपने बोला कि 60 का एक लगा है। अब बताओ 60 और 30 किस में है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पैरेलल में। पैरेलल में अब इनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/30 प्लस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30। एलसीएम लेंगे 60, ये आ गया 1, ये प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3/60। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60/3 यानी कि 20 ओम्स। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 20 ओम्स। 20 आ गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करना हो तो सारे रेजिस्टेंसेस हटा के क्या लिख सकते हैं कि भाई बैटरी के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल बैटरी का को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना है 20 ओम्स। तो 20 ओम्स आ गया। कैन आई कैलकुलेट करंट ऑल्सो। यस सर बैटरी का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट 2 वोल्ट, और करंट और रेजिस्टेंस कितना लगा है उस पर बाहर से 20 ओम 20 ओम। तो करंट कितना आएगा ओम्स लॉ यूज करके बताओ 1/10 0.1 एम्पियर 0.1 एम्पियर्स, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। और करंट क्या होगा V/R। आर इन सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम 20 ओम और वोल्टेज 2, तो 2/20 कितना आया 0.1 एम्पियर्स। तो 0.1 एम्पियर का करंट है सर्किट में। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यस सर ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन है। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो एंड फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है तो फटाफट करेंगे। ये सर्किट है बेटा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। का बैटरी के अक्रॉस ही निकालोगे है ना, क्योंकि करंट बैटरी से निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बैटरी की, बैटरी को कितना, बैटरी के जो पॉइंट्स हैं यानी एक इधर मान लो एक इधर मान लो भाई, अगर यहाँ 18 वोल्ट्स दे रहा है तो 18 इधर रहेगा 0 इधर, तो सिमिलरली यहाँ 18 रहेगा यहाँ 0। वायर का रेजिस्टेंस हम 0 मान के चलते हैं ना, आइडियल वायर मानते हैं उसको। ठीक है, तो करो। क्वेश्चन में दे भी सकता है वायर का रेजिस्टेंस, बट तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इनका और फिर करंट थ्रू द सर्किट निकालो।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी मार्क कर देते हैं, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है और करंट इन द सर्किट। सर 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 6 आ गया, करंट कितना आएगा फिर? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। गौरव आपका आंसर आ रहा है बेटा? आयुष, गौरव, गुरमन्नत। तो 6 ओम एंड 3 ओम, ये दोनों क्या है, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में। तो यहाँ इनकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, बताओ बताओ? 2 ओम, 2 ओम। 2 ओम आएगा, ठीक है। 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, यानी कि 18/9, तो 2 ओम्स आ जाएगा, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला है, बस उसको रिफॉर्मुलेट कर दिया है, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर देखो ऐसे करते थे हम, 1 अपॉन R इक्वलेंट क्या था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, अगर LCM लूँगा तो क्या आएगा, R1 R2, ये R2 हो जाएगा प्लस R1, ये R1 हो जाएगा। तो फिर 1 अपॉन R इक्वलेंट था, ये R इक्वलेंट निकालेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। सेम ही यूज़ करके मैंने कर दिया इसको। तो हमारा 2 ओम आ गया, और 2 ओम के साथ सीरीज में कितना जुड़ा हुआ है, 4 ओम्स। तो 2 एंड 4 आर इन सीरीज, सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, 2 एंड 4 विल 6 ओम। तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आर बिटवीन ए एंड बी इज 6 ohms. Potential provided by the battery is 18 volts. तो 18 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, और 6 ohms का रेजिस्टेंस है। 18 वोल्ट और 6 ohms, करंट कितना, I इज इक्वल टू V बाय R इक्वलेंट। तो V कितना 18 और R इक्वलेंट कितना 6, तो करंट कितना आया 3 एम्पियर्स। करंट इन द सर्किट जो I है उसका वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर्स, ठीक है। अब एक इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं बेटा। इधर बोला मैंने I1, और जो नीचे दूसरे ब्रांच में गया वो I2। अब बताओ कितना करंट है, I1 और I2 की वैल्यू बताओ, I1 और I2। भाई I1 आया था, I1 आया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर स्प्लिट हो जाएगा I1 और I2 में, तो I1 प्लस I2 विल बी 3 एम्पियर्स। तो लेकिन इंडिविजुअल वैल्यूज अगर कैलकुलेट करें I1 और I2 की, तो वो बताओ। इसका आसान तरीका बताऊं, देखो जो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही आएगा। भाई यहाँ कुछ वोल्टेज रहेगी, यहाँ कुछ वोल्टेज रहेगी, इसको V1 बोल दिया, V2, तो V1 और V2 का डिफरेंस तो सेम आएगा दोनों रजिस्टर्स के लिए, 6 ओम एंड 3 ओम वाले के लिए, ठीक है। तो जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप V, वो दोनों के लिए बराबर रहेगा, है ना। हाँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि I1 इंटू 6, यानी I1 इंटू 6 शुड बी इक्वल टू I2 इंटू 3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू IR सेम रहेगा दोनों के लिए। तो मुझे एक इक्वेशन तो ये मिल गई, I1 इंटू 6 इज इक्वल टू I2 इंटू 3।
और दूसरी इक्वेशन क्या है भाई कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। ये Yes, कितना था, ये वैल्यू कितनी थी हमारी 3I थी, 3 एम्पियर्स। तो I1 प्लस I2 इज 3 एंड I1 बाई I2 इज 1/2, है ना, या फिर I2 बाई I1 इज 2। कौन से इक्वेशन से, इस वाले से। तो I2 डिवाइडेड बाई I1 आया 2 और I1 प्लस I2 3। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि I2 की वैल्यू 2 आएगी और I1 की वैल्यू 1 आएगी। सॉल्व कर लो, नहीं लग रहा तो, है ना। I2 कितना आएगा 2 एम्पियर्स और I1 कितना आएगा 1 एम्पियर्स। तो देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन को मूव करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, उधर से कम इलेक्ट्रॉन गए कि ज़्यादा गए, कम। कम गए। और जिधर रेजिस्टेंस कम था यानी इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पा रहे थे, वहां से कम इलेक्ट्रॉन गए कि ज़्यादा, ज़्यादा Right. गए, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट मिला। तो ये ऐसा है कि मोटे पाइप से पानी ज़्यादा इजीली जाएगा कि पतले से, मोटे वाले पाइप। मोटे वाले से। तो इनमें से 3 ओम और 6 ओम में से मोटा वाला पाइप कौन सा है, I2। 3 ओम्स वाला ना। जो 3 ओम वाला पाइप है, अगर इसको रेजिस्टेंस को पाइप से रिप्लेस करें तो कम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मोटी पाइप, है ना। तो 3 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो मोटी पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसमें से इजीली पानी जा रहा है। यानी कि 3 ओम्स है तो रेजिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पा रहे थे, तो इसलिए वहां से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, है ना। तो स्प्लिट हो गया ना करंट, जो इनिशियली आ रहा था 4 ओम्स के बाद जितना भी करंट आ रहा था, दैट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस दैट इज फेसिंग, है ना। जितना आगे फॉरवर्ड रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड हो गया। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम फ्लो करेगा, यस सर। और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ आपको, सुनो। लेट्स ड्रॉ समथिंग। बेटा एक एक बैटरी है, सुनो। अरे अमरजीत, बाकी सब बच्चे सुनो। बैटरी पे 2 टर्मिनल होते हैं, यस सर। कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्या इन दोनों को टच कराऊंगा क्या होगा, करंट एक वायर लूं, एक वायर लिया मैंने, दोनों को टच करा दिया, ये वायर जल जाएगी, इस वायर में आग लग जाएगी, क्योंकि हीट होगी वायर। शॉर्ट सर्किट पता है ना, दोनों तार भिड़ जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, सुना होगा। जब भी इलेक्ट्रिसिटी के 2 वायर हैं वो दोनों आपस में टच कर जाएं तो क्या होगा, सर करंट नहीं फ्लो होगा। करंट तो फ्लो होगा, करंट तो फ्लो होगा ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2 वायर, कभी बिजली के दोनों तार टच हो गए, कभी सुना है दोनों टच हो जाते हैं तो क्या होता है, यस सर। हाँ तो शॉर्ट सर्किट हो जाता शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। स्पार्किंग होती है, जल जाती है चीजें, है ना। अब वायर का रेजिस्टेंस हम क्या मान के चलते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस है। तो कम है। से कम जब रेजिस्टेंस होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा कि कम करेगा, ज्यादा। ज़्यादा। तो अब देखो जब मैं इसके बीच में कोई डिवाइस लगा रहा था, इसके बीच में बैटरी के बीच में मैंने बल्ब अटैच किया, तो बल्ब क्या था, बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा था, बल्ब का रेजिस्टेंस क्या था बेटा, ज़्यादा था। इसलिए बल्ब क्या किया, ग्लो किया, है ना, उसने वायर्स को जलने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन मैं बल्ब नहीं लगा रहा अब, मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली वायर्स ही कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो वायर का रेजिस्टेंस कम होगा इन कंपैरिजन टू बल्ब, है ना। तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा कि कम, ज्यादा। बहुत ज़्यादा करंट इस वायर से फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, तो ये करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, होगा। और पावर लॉस का फॉर्मूला क्या था, I²R। यस सर। तो करंट बहुत ज़्यादा हो गया तो पावर कितना कंज्यूम होगा, कम की ज़्यादा, ज्यादा। बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। और क्या होगा फिर, बैटरी भी तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगी। और एक हीट जनरेशन का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, वो क्या होता है, I²R × T। पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी, और वो एनर्जी वेस्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ हीट। तो I²RT, जितनी देर आप इसको टच करा के रखोगे उतनी देर हीट जनरेट करेगी वायर और अल्टीमेटली जल सकती है ना। तो क्या होगा कि इतनी एनर्जी इसने वेस्ट हो गई, तो करंट बहुत ज़्यादा होगा तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। और जब मिनिमम रेजिस्टेंस था, वायर का रेजिस्टेंस जो था R इज मिनिमम, मिनिमम क्यों, क्योंकि वायर्स आपके लो रेजिस्टेंस यानी गुड
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बनाए जाते हैं या लो रेजिस्टिविटी वाले चीज़ों के बनाए जाते हैं। तो कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो क्या होगा, बर्न हो जाएगा, यस सर। है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप डायरेक्टली लो रेजिस्टेंस का अगर पाथ देते हो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए तो बहुत जल्दी से मूव कर जाएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा है यस सर। भाई। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव कर रहे हैं ना, मतलब चार्ज ज़्यादा मूव कर रहा है। चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो क्या था, करंट, है ना। तो करंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है। यस सर। ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से चीज़ समझ आई। और अगर इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में हम शॉर्ट सर्किट ना करके कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली चीज़ जोड़ दें, हाई रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, करंट क्या होगा, मिनिमम रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ गया, करंट निकालना आ गया, करंट को स्प्लिट करना भी आ गया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं सेल्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बेटा देखो, अब तक जो सर्किट हमने पढ़ा उसमें हमने बोला कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस था उसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला, लेकिन एक सेल भी तो लगा हुआ है, एक बैटरी भी तो लगी हुई है, क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा? होगा। होगा सर। क्यों होगा? देखो बेटा, वायर को तो मैंने मान लिया कि भाई ये आइडियल वायर है, इसका रेजिस्टेंस वायर जो है वो मैं 0 मान के चल रहा हूँ, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ वायर मैंने सर वॉइस नहीं आ रही। तो एक सेकेंड यार, हेलो। हाँ, तो अब हमें करंट निकालना आ गया, राइट। और यस सर। वायर का रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया कि मेरी आइडियल वायर है, इसका रेजिस्टेंस 0 है। लेकिन सेल जो होगा बेटा, अगर आइडियल सेल बोलोगे तो आइडियल सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल को देखें कि सेल में होता क्या है, तो सेल में क्या होगा बेटा, सेल आपका ऐसा दिखेगा आपको, है ना। बीच में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा और उसके बीच में क्या होंगे, कैथोड एंड एनोड। एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक नेगेटिव प्लेट होगी, है ना। कॉपर की होगी, एक लेड की होगी या एल्यूमिनियम की होगी, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग डिफरेंट मेटल्स को हम लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, तो आपका एक कैथोड हो जाता है और एक एनोड हो जाता है। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स आइडियल वायर के थ्रू मूव कर रहे थे तो उनको कुछ भी रेजिस्टेंस फेस नहीं हो रहा था। बट जब ये प्लेट्स के थ्रू निकलेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करेंगे तो क्या इनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा? ये कोलाइड करेंगे एटम से, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो देयर विल बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू द सेल ऑल्सो। भाई जो सेल हमारा है उसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो यहाँ पे जो हमने नेगलेक्ट कर दिया था अब तक, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन द सर्किट, इसको नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सेल जो है उसका खुद का रेजिस्टेंस है तो उसको हमें अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो ये है रीजन सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो क्या करते हैं, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो वो क्या, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, है ना। तो जब सेल जो है, सेल के थ्रू अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, एक बार फिर से इसको ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार सेल को ध्यान से सुनना, और यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा ईएमएफ एंड वोल्टेज के बीच में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है बेटा, ये सेल था, इसमें मैंने क्या किया, दो प्लेट लिए, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट में डिप करोगे अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था सेल में,
एक हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक एनोड एक कैथोड। तो यानी बोला कि ये बेटा ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर वाली जो है नेगेटिव। नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अब देखो एक नेगेटिव हो गई एक पॉजिटिव होगी, लेकिन मैंने सेल को सर्किट में नहीं जोड़ा है। आई एम नॉट एक्सट्रैक्टिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द सेल। तो क्या ओपन सर्किट बोलेंगे इसको कि सर्किट अभी ओपन है, क्लोज्ड नहीं है? यस सर, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है। तो इसके इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, जब सेल पे कुछ नहीं अटैच किया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, ये क्या है, आइडियल है कि इतना ये जनरेट कर रहे हैं ड्यू टू फिजिक्स या केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री ऑफ द सेल की वजह से जितना आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता वो क्या था, ईएमएफ। लेकिन जब इसको सर्किट में करोगे आप, मान लो हमने अब मैंने कुछ क्या किया, मैंने वायर लिया और कोई सर्किट अटैच कर दिया इसके बीच में। उस सर्किट के अंदर कुछ इसके खुद का इंटरनल कुछ रेजिस्टेंसेस होंगे। ये सर्किट है मान लो ऐसा कुछ। तो अब बताओ कि क्या अब करंट फ्लो करेगा? यस सर। करेगा करंट फ्लो करेगा। तो अब देखो, अब मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं ड्रॉ कर देता, मान लो इधर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, जो इसका खुद का अंदर जो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो फेस करेंगे। पहले बेटा ओपन सर्किट था, तो क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस काम कर रहा था? नहीं No, कर रहा था, ये यूज ही नहीं हो रहा था क्योंकि ओपनली पड़ा हुआ था। बट जैसे ही आपने बाहर वाला सर्किट ऐड किया तो क्या हुआ कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में आ गया। यस सर। आ गया। तो अब जो पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ए और बी ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में अब जो पोटेंशियल मिलेगा ये पहले से कम मिलेगा, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ इसका इंटरनल ड्रॉप भी होगा, जो आर इंटरनल है सेल का। तो इंटरनल ड्रॉप ऑफ वोल्टेज आपको मिलेगा ड्यू टू दिस इंटरनल ड्रॉप इन वोल्टेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये जो इंटरनल ड्रॉप आ गया, ये क्यों आया? क्योंकि सेल का खुद का रेजिस्टेंस था। तो जब हम वैल्यूज देते हैं कि 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल, या बैटरी 5 वोल्ट दे रही है, तो हम जो इंटरनल ड्रॉप है उसको ऑलरेडी माइनस कर देते हैं, इंटरनल ड्रॉप को हमेशा घटा देते हैं। अगर सर्किट में जब तक सेल को नहीं जोड़ा तो उसके जो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या है, ईएमएफ की पोटेंशियल क्या है बेटा, ईएमएफ। ईएमएफ। और जैसे ही सेल सर्किट में जुड़ेगा, सर्किट में जुड़ते ही जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी एक्शन में आएगा और अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब सर्किट में जुड़ने के बाद सेल के बीच जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल, है ना, सेल का पोटेंशियल। ठीक है, तो अब डिफरेंस समझ आया आपको, ईएमएफ क्या है और सेल पोटेंशियल क्या है, राइट। अब सेल को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो अंदर इसका जो ड्रॉप आएगा, यानी कि जो आपको आईआर मिलेगा, यानी कि पावर वोल्टेज एक्रोस, यानी सेल पोटेंशियल। आईआर क्या हो गया, आई इंटू आर वोल्टेज, तो दिस इज सेल पोटेंशियल। दिस विल बी इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर। ये जो स्मॉल आर है ये क्या है, स्मॉल आर यहाँ पे आपने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो ईएमएफ माइनस आईआर इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मिलेगा फॉर्मूला, ईएमएफ माइनस आईआर इज इक्वल टू आईआर। अब देखो क्या ईएमएफ करंट पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है भाई, दोनों साइड करंट आ रहा है। ईएमएफ जब ईएमएफ तो सेल की प्रॉपर्टी है, क्या एक्चुअल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल बाहर वाले सर्किट पे डिपेंड कर रहा है? यस सर। है ना। तो इसलिए क्या होता है, देखो मान लो, अरे कभी गाड़ी में या बाइक में आपने देखा होगा कि आपने हेडलाइट ऑन कर दी गाड़ी की, है ना, और फिर आपने म्यूजिक सिस्टम भी चला दिया, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑन कर दी, तो क्या लाइटें थोड़ी डिम हो जाती हैं, लाइटों की ब्राइटनेस कम हो जाती है। जैसे बाइक है, बाइक में आपने इंडिकेटर जला दिया और हॉर्न भी साथ में बजा रहे हो, अभी बाइक स्टार्ट नहीं है, बाइक ऑफ है,
ऑन किया, इंडिकेटर जलाया और हॉर्न भी बजा दिया या हेडलाइट भी जला ली, तो उन दोनों की ब्राइटनेस कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि बैटरी थोड़ा डिम हो रही है, बैटरी थोड़ा पावर कम दे रही है। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि जैसे ही आपने एक्सटर्नल पावर कंजम्पशन यानी एक्सटर्नल जो आपने एक्सट्रैक्ट किया पावर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी ड्रॉप हो रहा था, है ना। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि उससे आपको पावर कम मिलती है आउटपुट पे। तो ऐसा आपको ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी खाली एक फॉर्मूला लिख लो, आई आर इज इक्वल टू एप्साइलन माइनस आई इंटू स्मॉल आर। यार चलो अब क्वेश्चन करो फिर। A battery of EMF 2 volts and internal resistance 0.1 ohm is being charged with a current of 5 ampere. What is the potential between the terminals of the battery? 5 एम्पियर के करंट से चार्ज किया जा रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी है, ईएमएफ है 2 वोल्ट्स, 0.1 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी? फॉर्मूला यूज करो, आंसर आएगा। सर जो है 2 वोल्ट दे रखा है सर, ये ईएमएफ है बेटा ये। सर 1.5। 1.5। आपने एक स्टेप में गड़बड़ करी। क्या किया आपने? देखो, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब बैटरी को चार्ज करना है, तो चार्जिंग कब होगी? जब उसके इंटर ईएमएफ से ज़्यादा आप बाहर से वोल्टेज दोगे, तभी तो चार्ज होगा। यस सर। तो अब देखो 5 एम्पियर करंट से चार्जिंग हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है और ईएमएफ उसका 2 वोल्ट्स है। तो जब 2 वोल्ट ईएमएफ से ज़्यादा पावर दोगे, ज़्यादा एनर्जी दोगे, ज़्यादा पोटेंशियल दोगे, तभी बैटरी चार्ज होगी। ऐसा तो है नहीं कि 12 वोल्ट की बैटरी को आप 3 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लो, नहीं होगा, नहीं होगा। तो हायर पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो देखो, 5 ज्यादा देना पड़ेगा। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस 0.1 ओम के थ्रू होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो क्या है हीटिंग करेगा वो अंदर। तो कि 5 एम्पियर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप दे देगा 0.1 ओम? 0.5 वोल्ट का ड्रॉप इसमें हो जाएगा। तो आपको पहले तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल दोगे सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो एक तो इसका ईएमएफ देना पड़ेगा और प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बैटरी चार्जिंग स्टार्ट करेगी। अब जाकर 2 वोल्ट मिलेगा, तब जाके 2 वोल्ट पे चार्जिंग होगी, यानी कि 0.5 वोल्ट तो आपका वेस्ट हो रहा है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और 2 वोल्ट से ज़्यादा पे आपको चार्जिंग करनी है ना। तो मिनिमम वोल्टेज फॉर द चार्जिंग ऑफ द बैटरी कितना है? 2 2 वोल्ट वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट जो ड्रॉप है, यानी कि 2.5 वोल्ट पे इसको चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 2 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी।
तो सर 2.5 वोल्ट इसमें कहाँ पे जुड़ेगा? 2.5 वोल्ट टर्मिनल्स के अक्रॉस, देखो ड्रॉ करते हैं, फिर से ड्रॉ कर लिया। ये आ गया पॉजिटिव प्लेट, इधर नेगेटिव प्लेट आ गया बेटा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.5, 0.5। 0.5 ओम्स, ठीक है। 0.1 सॉरी 0.1 ओम है ना, 0.1 ओम। अब देखो एक टर्मिनल बैटरी का ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए। चार्जर कहाँ कनेक्ट करोगे? इनके बीच में ही करोगे ना। यस सर। तो ये चार्जर चार्जिंग कर रहा है। अब यहाँ पे ना वोल्टेज दिखाऊंगा मैं, इसकी रीडिंग वोल्टेज की आगे, ठीक है। अब बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना दिया है? 2 वोल्ट्स। बैटरी का ईएमएफ है, अगर कुछ नहीं जुड़ा होता तो 2 वोल्ट इसको चाहिए था, लेकिन जब ये सर्किट में जुड़ेगा तो क्या कुछ एनर्जी इधर 0.1 ओम पे ड्रॉप होने लगेगी, कुछ वेस्टेज यस। होगा। तो बाहर से कितना देना पड़ेगा, कितना वोल्टेज देना पड़ेगा भाई? टर्मिनल्स के अक्रॉस इसको चार्ज करने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? एक तो 2 वोल्ट जो इसको रिक्वायर्ड है, प्लस यस सर। 0.1 में जितना लॉस होगा वोल्टेज का, कितना? 0.5। हाँ 0.5। तो फिर चार्जर को मिनिमम कितना देना पड़ेगा? 2.5 वोल्ट्स। 2.5 वोल्ट। और ये 2.5 वोल्ट अगर चार्जर सप्लाई कर रहा है तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस कितनी वोल्टेज हो गई उस टाइम पे? 2.5। समझे? अच्छा सर, ये बैटरी जो लगाई हमने 2 वोल्ट की, सर ये मोबाइल की बैटरी है क्या? कुछ भी होगी यार 2 वोल्ट की। मतलब हम इसमें देंगे कहाँ से सर 2.5 वोल्ट? 2.5 वोल्ट कहाँ देंगे? यस सर, मतलब अरे अपने दो, तरफ बैटरी लगानी पड़ेगी क्या 2.5 वोल्ट की? हाँ मतलब चार्जर है, मोबाइल का चार्जर 2.4 सप्लाई करेगा 2 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। सर कुछ मुझे लगा 2.5 वोल्ट ना जो ये बैटरी है इसमें ही मतलब बनेगी 2.5। नहीं 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 नहीं, अरे उल्टा चार्जिंग कर रहे हो ना आप, चार्जिंग कर रहे हो तो ज़्यादा सप्लाई कर, देखो फोन का चार्जर कितने वोल्ट का होता है? 5 वोल्ट्स का। और फोन की यस। बैटरी कितनी होती है? 4.2 वोल्ट्स की। तो वाई इट इज़ हायर, ये क्यों है ज़्यादा? क्योंकि कुछ इंटरनल लॉसेस होते हैं ना बैटरी में चार्जिंग के टाइम, फोन गर्म होता है चार्ज होते टाइम। अच्छा हाँ, तो सर वही तो बोल रहे हैं 5 वोल्ट सर, वो सर्किट मतलब घर के उससे आएगा ना, बिजली से। हाँ वो तो है ही, और क्या। हाँ बस वही पूछ रहा था। वो तो है ही, बैटरी थोड़ी, बैटरी तो 2 वोल्ट्स दे सकती थी मैक्सिमम, जब डिस्चार्ज होगी तो 2 भी नहीं देगी ये बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है, अभी चार्ज हो रही है, ठीक है, अगर ये डिस्चार्ज होने लगेगी तो कितना वोल्टेज देगी? क्या 2 दे देगी? नो सर। कितना देगी? 2 से कम की ज़्यादा? कम देगी। क्यों? क्योंकि 0.1 के ओम के भाई साहब बैठे हुए हैं ना, यस सर। तो इस ये गिराएंगे वोल्टेज को भाई। मैक्सिमम दे सकती थी कितना? ईएमएफ के बराबर, जो कि आपका 2 वोल्ट्स है, लेकिन 2 वोल्ट्स ईएमएफ हो गया तो कुछ तो बचेगा ना, ड्रॉप करेगा। यस सर। वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगा? वो इसमें हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। उसका फॉर्मूला क्या था, अभी निकाला ना, कि आई यस। आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई स्मॉल आर। समझ गए? यस सर। तो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये इसको आई आर को हटा दिया जाए तो पोटेंशियल ये आउटपुट पे जो आएगा वो कितना आएगा? एप्सिलॉन माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट डिपेंड करेगा एक्सटर्नल सर्किट पे, और आर तो इंटरनल बैठा ही है 0.1, तो यस सर। कम ही देगी। और ईएमएफ की वैल्यू आपको दे दी कि 2 वोल्ट्स है, तो एक्चुअल वोल्टेज 2 से कम ही आएगी ना, माइनस हो रहा है कुछ उसमें से। चार्जिंग करोगे तो वो ईएमएफ से ज़्यादा सप्लाई करने पड़ेगा वोल्टेज, और जब डिस्चार्ज होगी तो ईएमएफ से कम देगी, दोनों साइड घपला करती है, ठीक है। चलो, तो अब समझ आया क्वेश्चन कि कितना पोटेंशियल होगा इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस ड्यूरिंग चार्जिंग? यस सर, 2.5 वोल्ट देना हाँ। पड़ेगा। हम्म। और अब इस क्वेश्चन को उल्टा बताता हूँ मैं आपको। सेम बैटरी ड्रॉ करते हैं बेटा, सर्किट प्रॉपर, ठीक है। यस सर। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, राइट। यस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा हूँ कि बेटा 2 ओम्स का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस बैटरी के ऊपर जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया, ठीक है सर। ठीक है। अब एक टर्मिनल ये हो गया पॉजिटिव वाला ए, और दूसरा टर्मिनल हो गया बी, राइट। यस सर। इनके बीच में बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जो यहाँ जुड़ा हुआ है। यस सर। कितना दे रखा है वैल्यू क्वेश्चन में? 0.5।
नहीं 0.1 ओम, ठीक वन। है। और ईएमएफ कितना दे रखा है बैटरी का? 2 वोल्ट्स। यस सर 2 वोल्ट्स। अब पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी बताओ कितना। अब इस टाइम ये सर्किट में जुड़ गया, तो इसके भी ए और बी के बीच में क्या पोटेंशियल है कि वी की वैल्यू क्या आएगी? सर अब होगी 1.5। अब कम हो जाएगी, यस सर, हाँ अब होगी कम। है ना। अब वैल्यू डालते हैं कि v इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। यार आई स्मॉल। ठीक है, पहले करंट निकालो सर्किट में कितना आएगा। दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। 0.1 इंटू 5। क्यों? क्यों 5 से क्यों कर रहे हो अब मल्टीप्लाई? सर करंट 5 दे रखा ना। नहीं दे रखा ना अब। वो तो चार्जर सप्लाई कर रहा था 5, अब चार्जर जुड़ा हुआ है कि कंज्यूम कर रहा है? ये भूल जाओ इस क्वेश्चन को। अब इसको ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, वो तो चार्ज हो रही थी तो चार्जर 5 एम्पियर करंट दे रहा था। अभी आपको करंट निकालना पड़ेगा, पहले निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो कितना आ रहा है। दो सीरीज में जुड़े हैं, 2 प्लस 1, 0.1। तो 2.1 ओम हो गया। यस सर। ठीक है, और ईएमएफ कितना है? 2 2 वोल्ट। वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखो, माइनस करंट आपका क्या आएगा? करंट होता है V बाय आर, यस सर। तो V डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू आर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.1। ठीक है, तो ये V इज इक्वल टू, यहाँ से अब V निकलेगा, दैट इज द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। समझे? यस सर। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2-4 सवाल करोगे समझ आएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, हेलो। यस सर। अब क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी बेस्ड अपॉन द, ये तो सेल का आ गया ना। हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन। हाँ, बहुत इजी होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, 10 हैं अभी, हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो फटाफट जितने हो जाएंगे उतने निपटाते हैं, ठीक है। गौरव, गुरमन्नत, अमरजीत, करो क्वेश्चन नंबर 1। वायर को स्ट्रेच कर दिया 3 टाइम्स इट्स लेंथ, ठीक है। तो एरिया डिक्रीज करेगा, पहले ये सोच लेना रेजिस्टेंस निकालने से। ऐसे मत बोलना 60 ओम होगा सर, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। यस सर। करो। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, बट ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग वॉल्यूम क्या रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ, तो पहले ड्रॉ करो उसको, और ड्रॉ करके करना। जिसने 60 ओम किया वो गलत। देखो एक वायर था, उसने क्या करा बेटा, इसको स्ट्रेच कर दिया, उसको स्ट्रेच कर दिया, राइट। स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, तो ऐसी हो जाएगी वायर। यस सर। अब आप ये कैलकुलेट करो, लेंथ को कितना कर दिया है? लेंथ कर दी 3 टाइम्स, तो इधर एल थी तो इधर 3L हो गई। अब एरिया निकालो, एरिया कितना होगा? पहले मान लो ए था, तो इधर एरिया कितना होगा? पहले एरिया निकालो, व्हाट विल द फाइनल एरिया, और फिर रो एल बाई ए का फॉर्मूला लगा के रेजिस्टेंस निकालो। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। यस तो सर। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2?
लेंथ 3 टाइम होगी तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3। यस सर। करो, अब हिंट काफी दे दिया आपको। A1। गुरमन्नत, गौरव, गौरव क्लास में हो आप? गुरमन्नत हो आप क्लास में बेटा? यस सर। गुरमन्नत नहीं है, गुरमन्नत ऐसी प्रॉक्सी बैठे हुए हैं, इससे अच्छा तो ना ही ज्वाइन करे। सर हाँ जी। 3 थर्ड, थर्ड मतलब 3 कम हो जाएगी मतलब, क्या? डिवाइड बाय 3। हाँ, 8 ए के बाई बराबर ए क्या बाई होना थ्री चाहिए? आ जाएगा फाइनल एरिया। तो सर 9 आना चाहिए ना, 9 ओम। 9 ओम क्यों आएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा ना। अच्छा सर, हाँ पहले 20 था तो। कितना हो सर गया? डी, डी डी ऑप्शन डी। 180 आ गया ना फिर। यस सर। यही तो बता रहे हैं बेटा। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, पहले मानना मैंने एरिया माना ए और लेंथ मान ली एल, राइट। अब लेंथ बढ़कर कितनी होगी, 3L, और एरिया मान लो घटकर कितना हो गया, A2। तो बेटा देखो, फर्स्ट केस में जो A1 था और L थी L1, और ये 3 टाइम्स ऑफ L1 हो गया, और दूसरा एरिया A2 हो गया। तो मतलब वॉल्यूम क्या होता है, V1 इज इक्वल टू V2, दोनों ही केस में वॉल्यूम बराबर रहेगा। V क्या यस। होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। बिल्कुल। L2 आपका 3L1 के बराबर है, यानी A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू 3L1। L1 से L1 उड़ा दो, तो A2 क्या आ गया, A2 इज इक्वल टू A1/3। तो एरिया हो गया 1/3 और लेंथ हो गई 3 टाइम्स। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। तो R1 बोले तो R1 इज इक्वल टू ρL1/A1। ठीक है, सेम मटेरियल था तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी नहीं। R2 निकालना है अपने को, तो R2 कितना आ गया, ρL2/A2। L2 कितना है, L2 आपका 3 टाइम्स ऑफ L1 है, यस सर। तो ρ×3L1। और A2 कितना है, A1/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, 3 × 3 जो कि 9 ρL1/A1। तो यानी ρL1/A1 तो आपका R1 था, तो R1। R2 बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ R1। R1। R1 की वैल्यू 20 ओम दे रखी है, तो R2 कितना आ गया, 180 ओम। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। सर बी। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ।
देखो ये हमने टर्म यूज नहीं किया बट आपको अभी बता देते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है? मान लो मैंने बोला था ना कि जब लंबी वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा कि कम? ज्यादा। भाई लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगा तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा रो वैल्यू है ना? तो हम क्या करते हैं बेटा कि मान लो आपको दो वायर हैं आपके पास, चॉइस ऑफ वायर ए एंड वायर बी। ए और बी में से दो अलग अलग मटेरियल की वायर्स हैं, ए और बी में से चूज करना है आपको। तो आप कौन सा चूज करोगे? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना? यस सर। जैसे मान लो एक कॉपर का वायर है, एक एल्यूमिनियम का वायर है, तो रेजिस्टिविटी कॉपर की कम होती है, तो रेजिस्टेंस भी कॉपर का कम होगा, यस सर, महंगा भी होता है वो। है, महंगा भी होता है इसलिए। तो अब सुनो कि जैसे कॉपर है और एल्यूमिनियम है, 10 मीटर का वायर आपको लेना है, राइट? यस तो सर। अब आप कौन सा चूज करोगे? जिसका रेजिस्टेंस कम कम होगा। हो, या फिर पर मीटर ऑफ लेंथ जिसका रेजिस्टेंस कम हो, है ना? यस सर। तो उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका कम हुआ? कॉपर का कम हुआ। यस सर। तो पर यूनिट लेंथ अगर रेजिस्टेंस इसका कम है तो वो लोगे। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, एक कंडक्टर है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब इंक्रीज हो सकता है? जब क्या करोगे? क्या करोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है? नो सर। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा सर। लेंथ पे डिपेंडेंस देखोगे क्या? लेंथ डिक्रीज इंक्रीज हो रही तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो 1 मीटर ऑफ लेंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं, यस सर। है ना? और क्या इंक्रीज ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यस सर। राइट? तो देखो पहली बात तो ये हो गई बेटा कि लेंथ के तो अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब भी हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं दो वायर्स का, तो उनका एरिया जो होगा, मान लो कॉपर की वायर है और दूसरी क्या बताया था मैंने, एल्यूमिनियम की वायर है, तो एरिया हम पहले ही फिक्स्ड मान लेते हैं। फॉर अ गिवन एरिया पर यूनिट लेंथ कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो एरिया पे डिपेंडेंस का तो मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने एरिया फिक्स मान लिया। डिक्रीज इन लेंथ और इंक्रीज का मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि आप पर यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर में कैलकुलेट कर रहे हो। तो केवल ऑप्शन बचता है वैसे भी ऑप्शन ए। और कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ज़्यादा होती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ ज्यादा। जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही है। यस सर। गौरव क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा। गौरव क्लास छोड़ गया है ना, खाली अमरजीत बचे हैं क्लास में, बाकी सब लोग छोड़ गए। तो अब क्लास कंटिन्यू होगी, ये हमारे पे डिपेंड कर रहा है। गौरव है, अमरजीत है ना? यस सर। जब तक हम दोनों हैं तो क्लास चलेगी, कोई एक चला गया तो क्लास बंद। वाह यार। सर ऑप्शन ए। प्लस ऑप्शन कर। ए, सर सबको प्लस कर देना ना। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर, है ना? ये वो दे दिया ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया कि 0.5 ओम है 1 मीटर ऑफ लेंथ में, इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है जी। द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर ए बी, सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर ए बी, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, ओम्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है?
अब मुझे बताओ कि सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर किया, ठीक है बेटा, तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा, ए से बी तक का लेंथ, ए सी बी, आर्क ए सी बी का लेंथ कितना होगा, पाई आर। यस सर, पाई आर ही होगा। और ए डी बी का कितना होगा, ए डी बी सर पाई आर ही होगा। ठीक है, और ए बी का कितना होगा, ए से बी, हाँ 2 आर, यस सर, हाँ 2 आर। ठीक है। अब ये देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया इस वायर का जो कि यूज किया गया, तो ए सी बी का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन ए सी बी। क्या इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते कि यार 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक ए सी बी वाला, एक ए टू बी वाला, और एक ए डी बी वाला, राइट। और जो यस वायर यूज किया है, जो ये हमने वायर यहाँ पे यूज किया है एज ए रेजिस्टेंस, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया कि 1 मीटर ऑफ लेंथ होगा वायर का, तो 0.5 ओम रेजिस्टेंस वो देगी, ठीक है। तो 1 मीटर में 0.5, तो पाई आर मीटर में पाई आर 0.5। 0.5 इंटू पाई आर, है ना। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0.5 इंटू लेंथ जो कि पाई आर है, पाई आर नीचे वाला भी 0.5 इंटू पाई आर हो गया, सर, और ये क्या आ गया 0.5 इंटू 2 आर, 0.5 यानी कि 1 आर, है ना, 1 आर इंटू 2 आर। पॉइंट यस सर, फाइव हाँ इंटू पाई आर, 0.5 इंटू 2 आर किया ना, तो 2 से हाँ सर, 0.5 कट गया, तो ये आ गया। अब ये यस तीनों बताओ पैरेलल में है कि सीरीज में है, पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो इन तीनों का, निकालता हूँ। पाई आर बाई टू एंड आर, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये ए है, ये पॉइंट ये बी है, ए बी के बीच में, तो आपका आया पॉइंट, पाई आर बाई टू था, ये 2/πr प्लस 1/r प्लस 2/πr, तो इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे पाई आर आ गया जी, ऊपर आएगा 2 प्लस पाई प्लस 2, ठीक है, ये 1/r इक्वलेंट है। तो आर इक्वलेंट कितना आएगा, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन पाई आर 4 पाई। पाई, कैसे आएगा 4 प्लस पाई, यस हाँ, पाई। पाई आर अपॉन 4 प्लस पाई, पाई आर अपॉन 4 प्लस पाई, है कोई ऑप्शन, यस सर, है ना ऑप्शन, ऑप्शन डी, क्योंकि यस रेडियस सर, कितना दे रखा है 1 हाँ। मीटर, तो आर की जगह 1 रख दो, हम पहले भी रख सकते थे आर को 1, है ना, लेकिन अब रख देते हैं, तो पाई इंटू 1/4 प्लस पाई, तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, ऑप्शन डी। डी। आपका कौन सा आ रहा था, सर मैंने करा नहीं था सर, मैंने करा नहीं, वो इसके अगला वाला कर दिया था सर, इसका अगला। अरे वो छोड़ो, ये किया, ये सर मैंने ट्राई नहीं किया था, मतलब 4 करने लग गया था मैं। अब समझ आ गया ये। यस सर, मुझे तो आज समझ में आ गया ये बिल्कुल अच्छे अब से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब पता चला कि पर यूनिट लेंथ में क्यों लेते हैं हम, है ना। यस सर, तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये ओम्स पर मीटर दे रखी है, यस सर, एक इस मीटर, 1 मीटर ऑफ वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा, है ना। यस तो ये यही कंसेप्ट था ऊपर वाले का कि एरिया हम पहले ही फिक्स मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जिक्र ही नहीं करते हैं, हम केवल पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ बेटा, अब कर लिया तो, सर, इसका ए था। देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी, ये सीरीज हो जाएगा, है ना, सर सबको प्लस करना बस। आर आर प्लस, ये सीरीज में है तो r+r+1 प्लस r+2 प्लस r+3, तो n टाइम्स ऑफ r हो जाएगा पहले तो, यस सर, हाँ। n टर्म्स है, और फिर समेशन ऑफ 1+2+3+4, है ना। तो एक बराबर। सीरीज है जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 1 है स्टेप साइज, तो उसका क्या होता है, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस n, n n इंटू प्लस n n इंटू प्लस ए प्लस एन, ए, n ठीक इंटू है, n प्लस 1/2। फॉर्मूला तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, ऑप्शन क्या आ रहा है, आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर सर ए आ रहा ए। ए आ रहा है, ठीक है। ये जो एन आया फर्स्ट टर्म वो इसलिए आया क्योंकि आर था हर एक साथ में ना, तो इसकी वजह से, और दूसरा जो आर, ये दूसरा जो एपी का जो फॉर्मूला है उससे आ गया, ठीक है। यस सर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 करो, अब इसको करके दिखाओ, इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक जा रखा सर ये। है, हाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा ये।
करो। ये कैसे सर, बता दो आप ही। करो ट्राई, अभी कुछ तो करो, हथियार यूज करो सारे, फिर बताएंगे। अभी टाइम ठीक। है हमारे पास। पहले ये हो जाए ना कि सॉल्व सॉल्व नहीं होगा। पहले यस सर, आपके मन को अभी ये संतुष्टि हो जाए अच्छे से कि कुछ करके होगा कि नहीं होगा। यस सर करके देखता हूँ। हम्म। नहीं हो रहा। सर बी या ए में से होगा कुछ। बी नहीं आएगा यार, इसका ए आएगा। इसका आंसर तो ए यस है। सर, वही तो कह रहा था मैं भी, बी या ए में से कुछ। लेकिन समझ नहीं आएगा तुम्हें अभी ये कैसे होगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आते हैं ना, तो हमें रिपीटिटिव जो पैटर्न है, जैसे कि इसके आगे आप कितना इन्फिनिट तक रख सकते हो चीज़ों को। मान लो मैं अगर ड्रॉ करूँ, तो ये ऐसे आगे ड्रॉ होगा। वो ऐसा होगा ना कि एक 1 ओम का रेजिस्टेंस इधर आएगा, और फिर पैरेलल में। फिर 1 ओम यहाँ आएगा, और फिर फिर 1 ओम यहाँ आएगा। ठीक है, तो एक ही हो गया। फिर रिपीट होगा, फिर वो जो पैटर्न वो यही होगा। वन यस। ओम आगे, फिर फिर 1 ओम, और आगे फिर 1 ओम। तो जो 1 ओम। रिपीटेड पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न को आप हटा लो या जोड़ दो इसमें, क्या उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है ये। नहीं पड़ेगा, यस सर। है ना। तो आप उसको कट कर सकते हो। जब वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा तो काट दो, यस सर। है ना। तो ये बेसिक है, लेकिन इसको मैं अभी अभी नहीं करा रहा, आपको समझ अच्छे से नहीं आएगा। क्या करेंगे, एक होता है इस ऐसे और सिमेट्रिक पैटर्न वाले क्वेश्चन। जैसे कई बार आपको ना ना ये समझ आएगा कि पैरेलल है कि सीरीज है, क्या है। तो उसमें कुछ सेट टेक्निक्स होती है। उनके लिए मैं इससे अगली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास है, उसमें उसको जो पैटर्न्स है और उनकी ट्रिक्स जो है वो लिख के ले आऊँगा। उस टाइम पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान लगेगा। तो अभी के लिए यस। तुम इसको ऐसे सोचो कि करके ला सकते हो तो करके लाओ, ठीक है। नहीं यस। करके ला सकते तो फिर मैं आपको उस पैटर्न और ट्रिक से करा दूंगा। एक हिंट आपको दे दिया है कि जो रिपीट हो रहा है पैटर्न, जो अब ये इसमें से होने अगर मैं हटा भी दूं, मान लो मैं येलो वाला हटा भी दूं, तो क्या इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है ना ये पैटर्न। तो यस सर। नहीं पड़ेगा। येलो हटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लू भी हटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इक्विवेलेंट पे। रेड भी हटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिट तक पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। तो ये हिंट लो, और फिर सोचो कि इसमें से क्या क्या हटा के आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको कोशिश करना, और फिर हम इसके आंसर पे आते हैं। ऑप्शन इसका आप बी 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 बता रहे थे। यस सर। हाँ, तो ऑप्शन इसका ए इज़ द राइट आंसर। ए सही है। तो ट्राई करना, फिर इस पे वापस आपको आएंगे। भेज दो।
ठीक है सर। अब आते हैं इस क्वेश्चन, इसमें कितने कर पाते हैं हम, दूसरे नंबर वाले। इसमें देखो क्वेश्चन 1 ट्राई करो एक बार, आ रहा है कि नहीं। 8 cells are grouped to obtain the maximum current through a resistor of 2 ohm. If the EM of each cell is 2 volt and the internal resistance is 1 ohm, grouping of the cell will have maximum current चाहिए आपको through a resistance of 2 ohm, maximum current। तो maximum current कब होगा बेटा? चलो दिमाग लगाओ फिर बताएंगे आपको। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का डिस्कशन हमने नहीं किया अभी, उसका टाइम भी नहीं है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा वो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम अमरजीत एक बात बताओ, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है? देखो सुनो, मतलब सर हाँ अभी समझाते हैं ना। फिगर का बहुत बड़ा महत्व है बेटा। ये 2 ohms था, ठीक है, इसके आगे जुड़ा आपका 50 ohms और इसके आगे जुड़ गया आपका 1 ohm। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 53। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया सीरीज में जुड़े हुए थे, तो जो 53 वैल्यू आई, क्या ये इन इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू था कितना था? 50 ohms, उससे भी ज्यादा आई है सीरीज में जुड़ रहे हैं तो। यस सर। ठीक है, अब पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है बेटा। अब ये 3 रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब इनकी वैल्यू मैं आपको देता हूँ, एक की 2 ओम, एक की 4 और एक की 8। कैलकुलेट करना है इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर 8/7 1 पॉइंट कुछ। ठीक है 8/7 आ गई, ठीक है 8/7, 1 7/8 आएगा, सॉरी ये वाला तो आपका जो है 8/7 आ रहा है, आर इक्विवेलेंट है ना। कितनी आई? 1 पॉइंट कुछ आएगी। यस सर। तो ये जो वैल्यू आई, क्या ये इन सब से छोटे वाले से भी कम आई है? यस सर। भाई छोटे से छोटा क्या था? 2 ohms, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम आया है। यस तो ये आप है ना, एक ट्रिक है ये, ऐसा मानो कि जब सीरीज में जुड़े रहेंगे रेजिस्टेंस, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो मैक्सिमम वाले से भी ज्यादा आएगा, और जब पैरेलल में जुड़े रहेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिनिमम वाला है उससे भी कम आएगा। अब मुझे बताओ, अब वापिस आते क्वेश्चन पे, पहले वाले पे। अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए किसी सर्किट में, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो अब सोचो कि इन सेल्स को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा कि सीरीज में जोड़ूंगा? पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में जोड़ूंगा तो जो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। और पैरेलल में होने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सेल्स का वो क्या होगा? मिनिमम। यस सर। तो मैक्स करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। करो एक बार कोशिश, एक बार सीरीज में भी जोड़ के देखना इनको। सीरीज में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस तो ऐड होंगे, लेकिन उससे पोटेंशियल भी ऐड होगा, तो पोटेंशियल ज़्यादा होने से भी तो करंट बढ़ता है। दोनों ट्राई करो। 8 सेल है, उनको पैरेलल में जोड़ो, एक बार सीरीज में जोड़ो, 2 ohms को उसके साथ जोड़ो, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का, और वोल्टेज कितनी आएगी वो निकालो, और देन सॉल्व इट। फिर हम आते हैं वापस इस पर कैसे करना है।